हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग विद्या के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग ये केस स्टडी क्या बोल रहा है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो कि 12% इन्वेस्ट किया है। ओके, पेड अप कैपिटल, इक्विटी, पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो एफपीआई फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो कि बोल रहा है कि 12% इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और कहाँ इन्वेस्ट किया है? एक लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड आईटी कंपनी में। ओके, फिर 2 साल के बाद, 2 ईयर लेटर, ओके, क्या कर रहा है? रीबैलेंस करना करना चाह रहा है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करना चाह रहा है और कुछ लिक्विडेट किया है, मतलब अपना कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, शेयर्स को सेल कर रहा है और घटा के अपना इन्वेस्टमेंट को 8% में ले आया है, जो कि 12% से घट के, तो क्या हुआ है, 12% से घटा के उसको 8% कर दिया है। तो पूछ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल है। ओके, कि हाउ मस्ट दिस इन्वेस्टमेंट बी क्लासिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द इनिशियल परचेज एंड आफ्टर द स्टॉक फॉल्स टू 8%। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% से घट के 8% उसका इन्वेस्टमेंट रह गया, क्योंकि उसने कुछ शेयर्स बाद में 2 साल के बाद बेच दिया, वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर था। तो पहला ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि एफपीआई इनिशियली कंटिन्यूज एज एफपीआई लेटर। मैंने इस स्टेज में भी एफपीआई था। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर था, यहां पर ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। एफडीआई इनिशियली रिवर्ट्स टू एफपीआई व्हेन इट फॉल्स बिलो 10%। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या रूल है। सिंपल सा रूल है कि 10% ग्रेटर देन इक्वल टू 10% जब इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, ओके, ऐसा लिस्टेड कंपनी में, तो ऑलवेज वो, उसका कैटेगरी क्या होता है? वो एफडीआई कैटेगरी होता है। और यहाँ तो 12% था, और वही यही कंडीशन है कि पेड अप इक्विटी कैपिटल में फुली डायलूटेड बेसिस पे 12% है, 10 ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट था वो, उसका कैटेगरी क्या है? एफडीआई कैटेगरी था। अब अपना डाइल्यूट करके घटा भी दिया, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू को घटा देने पर भी वो एफडीआई ही रहता है, एफपीआई नहीं होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एफडीआई इनिशियली, ठीक है, कंटिन्यूज टू बी ट्रीटेड एज एफडीआई इवन आफ्टर फॉलिंग टू 8%। ओके, तो कॉन्सेप्ट वही है कि वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई। तो चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ये क्वेश्चन में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका 10% से ज़्यादा था, 12% था। ओके, तो उसका कैटेगराइजेशन एफडीआई में था। तो अब रीबैलेंस होके 8% हो गया 12% से, तो भी वो एफडीआई ही रहेगा। ये सेकंड केस स्टडी है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक मेगा कॉर्प, एक कंपनी है, मेगा कॉर्प इंडिया। ओके, ये एक कंपनी है जो एग्जिस्टिंग ईसीबी होल्डर है, मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ऑलरेडी रेज कर चुका है पहले। अब क्या करता है, फिर से वो फ्रेश ईसीबी चाहिए उसको। ओके, एग्जिस्टिंग ईसीबी है, ओके, उसके पास एग्जिस्टिंग ईसीबी है, ये ऑलरेडी है। ओके, अब उसको फ्रेश चाहिए, ये इसका रिक्वायरमेंट है, फ्रेश ई सी बी। ओके, तो बोल रहा है कि इस ईसीबी के लिए क्या, मतलब एक फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, कोई भी भारतीय बैंक का, उसका एक फॉरेन ब्रांच पार्टिसिपेट करना चाहता है। ओके, इस रीफाइनेंसिंग प्रोसेस में, मतलब उसको ईसीबी देना चाहता है।
ये तो इंडिया वाला कंपनी है, मेगा मेगा कॉर्प इंडिया, इंडिया वाला कंपनी है। ओके, और उसको चाहिए, एग्जिस्टिंग है और उसको नया फिर से चाहिए, रिक्वायर्ड है, ये उसका फ्रेश भी फिर से चाहिए। अब बोल रहा है कि क्या फॉरेन ब्रांच जो है, इंडिया वाला जो फॉरेन ब्रांच विदेश में है, वो क्या पार्टिसिपेट कर सकता है ये फिर से फ्रेश भी जारी करने के लिए, या क्या ये मेगा कॉर्प इंडिया इस भारतीय बैंक का जो फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन शाखा है, क्या उससे ले सकता है? उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि इसका जो रेटिंग है, रेटिंग कितना है, AA दिया हुआ है। ठीक है, यही दो कंडीशन है कि वो एग्जिस्टिंग है और उसका ये रेटिंग दिया हुआ है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है। तो अंडर व्हाट कंडीशन कैन द फॉरेन ब्रांच ऑफ द इंडिया बैंक पार्टिसिपेट, मतलब किस कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो क्या इस कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? द फॉरेन ब्रांच कैन पार्टिसिपेट फ्रीली एज लॉन्ग एज फ्रेश ECB इज कंसर्न्ड हायर देन ऑल इन ऑल कॉस्ट। एक और इसमें कंडीशन होता है, ठीक है, और इसमें एक और चीज है जो कि ऑल इन कॉस्ट की बात बोल रहा है। वही ऑल इन कॉस्ट मतलब टोटल चार्जेस, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और भी जो चार्जेस होता है, जैसे अदर फी, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फी, ECA चार्जेस, ठीक है, वेदर फुली पेड इन फॉरेन करेंसी और INR, तो ये सब होता है ऑल इन कॉस्ट। मतलब एक लोन लेने में, एक नॉर्मल सा कोई भी लोन लेता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अदर चार्जेस, सर्विस चार्जेस होता है, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से। तो जो ऑल इन कॉस्ट, एक एक और कंडीशन होता है जो न्यू का होना चाहिए, या फ्रेश का बोल ले, ऑल इन कॉस्ट जो न्यू ECB का एक कम होना चाहिए ऑल इन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ECB। तो यहां पर जो भी रिक्वायर्ड ECB है उसका क्या ऑल इन कॉस्ट था, वो उसके बारे में तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बस खाली ही दिया हुआ कि पार्टिसिपेशन का बात होता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ उस कंडीशंस की बात नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशंस को वाला सवाल, वो वाला नहीं आएगा ऑप्शन। बी बोल रहा है कि रिफाइनेंसिंग इज परमिटेड जनरली बट द फॉरेन ब्रांच कैनॉट पार्टिसिपेट बिकॉज मेगा कॉर्प इज नॉट AAA रेटेड। ठीक है, एग्जैक्टली कि फॉरेन ब्रांच तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब कंपनी का रेटिंग, जो भी कंपनी में वो ECB जारी करना चाहता है उसका जो रेटिंग होना चाहिए AAA होना चाहिए, और वो नवरत्न महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होना चाहिए। ओके, वो महारत्न और नवरत्न PSUs होना चाहिए। ओके, तो ये एक कंडीशन है कि जो ऑल इन कॉस्ट है वो न्यू ECB का कम होना चाहिए, और सेकंड ये कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी बोल रहा है कि जो इंडियन बैंक का, मतलब कोई भी भारतीय बैंक का, मतलब फॉरेन ब्रांच जो है वो रीफाइनेंसिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी ऐसा कंपनी जो एग्जिस्टिंग ECB उसके पास है, मतलब बेटर टर्म्स तभी ना होगा। तो यहां पर उस हिसाब से जो बी नंबर है वो एकदम करेक्ट आंसर है कि रीफाइनेंसिंग इज परमिटेड जनरली बट द फॉरेन ब्रांच कैनॉट पार्टिसिपेट बिकॉज मेगा कॉर्प इज नॉट AAA रेटेड। ओके, ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा था कि रिफाइनेंसिंग इज परमिटेड इफ द मैच्योरिटी इज रिड्यूस, तो मैच्योरिटी रिड्यूस करने का कोई नहीं क्राइटेरिया होता है, मैच्योरिटी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, जैसे कि बता दिया। हाँ, करेक्ट आंसर जो है वो बी ही। ठीक है, तो इसके लिए बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये तीसरा केस स्टडी हम लोग सॉल्व करेंगे।
एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के चैप्टर के ऊपर, और टॉपिक है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट पर, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर है ये केस स्टडी। ठीक है, और ये केस स्टडी आपको हेल्प करेगा चैप्टर को दोबारा आप जब रिविजिट करोगे, जब आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए दो कंडीशन, मतलब रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट में नॉन डेफ्ट के ऊपर है सवाल। क्या बोल रहा है कि रेसिडेंट इंडियन है, ओके, एक, ठीक है, रेसिडेंट है और वो गिफ्ट करना चाह रहा है अपना नॉन रेसिडेंट को। क्या गिफ्ट कर रहा है? शेयर गिफ्ट कर रहा है। गिफ्ट है कितना? USD $60,000। और ये जो है वो 4% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या रूल होता है? अगर आप रूल देखोगे तो 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल होता है। ओके, और ये जो मैक्स होना चाहिए वो $50,000 है। ओके, इसमें RBI का अप्रूवल चाहिए। ओके, इसमें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो यहां बोल रहा है $60,000। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी रूल्स अप्लाइज टू दिस स्पेसिफिक ट्रांसफर, इट फॉल्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में तो फॉल ही नहीं करता है, तो पहला ए ऑप्शन तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये RBI अप्रूवल वाला रूट में फॉलो करता है, इसमें RBI अप्रूवल चाहिए। ओके, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये नहीं होता। इट रिक्वायर्स RBI अप्रूवल एंड वायलेट्स द मैक्सिमम USD कैप लिमिट सेट फॉर सच ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है इस कॉन्सेप्ट के लिए। देख लेते हैं सी क्या बोल रहा है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द फेमा रूल्स फॉर ए रेसिडेंट टू गिफ्ट शेयर्स टू नॉन रेसिडेंट। नहीं, सी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि RBI से अप्रूवल ले सकता है और 5% ऑफ द पेड अप इक्विटी, पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है, और वो मैक्सिमम इतना ही कर सकता है, 5% या मैक्स $50,000, उससे ज्यादा नहीं, जो कम हो। ओके, और इट फॉल्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट बट रिक्वायर्स मैंडेटरी फॉर्म FCTRC। नहीं, ये भी नहीं होगा। रिपोर्टिंग करते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा जो ट्रांसफर ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट जो होता है उसमें RBI अप्रूवल लेते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वही वाला, ये वाला रिपोर्टिंग करते हैं, FCTRS। ठीक है, ये रिपोर्टिंग करते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो जाके हो सकता है। तो होप कि ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब सवाल से आपका उस चैप्टर का वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप जब दोबारा वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे बुक में तो आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बहुत हेवी कॉन्सेप्ट था, तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक रिवीजन रख देंगे, जो तीनों वीडियो हम लोग डिस्कस किए हैं उसका एक रिवीजन कॉन्सेप्ट रख देंगे, जिससे कि आपको सम अप हो जाएगा। और उसमें तीनों वीडियो का एक लिंक रख देंगे। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सवाल पूछिए हमसे, और हमारे चैनल से जुड़े